हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ 10th और 12th बोर्ड बच्चों से स्पेसिफिकली, क्योंकि ये एक महीना उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मेरे चैनल पे इतने बच्चे हैं नहीं 10th 12th बोर्ड के, और मैं ज़्यादातर कॉलेज से या फिर बायोलॉजी से संबंधित वीडियोस डालता हूँ। तो जो भी बच्चा 10th या 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनको लेके मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक मंथ है आपके लिए जिस टाइम पे एग्जाम चल रहे होते हैं। इस टाइम अगर आप पैनिक कर जाएंगे तो आपकी पूरी साल भर की मेहनत खराब हो सकती है। तो इस वजह से ध्यान से सुनिएगा, जो मैं पॉइंट को बता रहा हूँ ये मेरी स्ट्रेटजीज है। अगर आपको लगता है जहाँ पे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बाकी एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए, मान लीजिए आपका एक पेपर हो चुका है, इंग्लिश का पेपर हो चुका है। अब देखिए, आपको कई बार क्या होता है, कई बच्चों के अच्छा हुआ होगा, कईयों के अकॉर्डिंगली नहीं हो पाया है, तो आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जैसे ही जिस दिन आपका पेपर खत्म हो उस दिन उस चीज को बिल्कुल निकल के एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही उस चीज को भूल जाइए, ठीक है। तो प्रिपेयर योर नेक्स्ट एग्जाम। अब आपको क्या करना है, जैसे एग्जाम देके कोई डिस्कशन नहीं अपने दोस्तों के बीच में, सॉरी, क्योंकि डिस्कशन से क्या होगा, आपको लगेगा कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया और आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इस वजह से कोई भी, आपका एग्जाम हो गया, अच्छी बात है, अब आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो वहां पे उस चीज को छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी अच्छा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, और वापस से फ्रेश स्टार्ट कीजिए। अब ये बहुत इम्पॉसिबल टास्क है। जैसे आपका पेपर खराब हुआ है तो उस दिन आपको पूरा दिन खराब चला जाएगा, हो सकता है अगर आपने ज्यादा ओवर थिंकिंग की तो आपका अगला दिन भी खराब हो जाए। इस वजह से आपको उसी दिन वो चीजें छोड़ देनी है। अच्छा हुआ तो ज्यादा फीलिंग ले रहे हो, एक दिन तक आराम से रिलैक्स हो, तो आपको नेक्स्ट एग्जाम भी देना है। दूसरा देखिए, इस टाइम के दौरान आपको प्रॉपर रेस्ट लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉपर रेस्ट। और खाना, जो आपका खाना है, खाना पीना है, वो उस पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए, इस टाइम पीरियड में अगर आप बीमार हो गए, आप कोई भी दिक्कत होगी, तो आपका एक साल खराब हो जाएगा अगर कोई एग्जाम छूट गया। तो इस वजह से प्रॉपर रेस्ट, यानी कि 7 या 8 घंटे की नींद तो प्रॉपर लेनी चाहिए इस टाइम पे, मिनिमम है। 7 या 8 घंटे तो मिनिमम है, इससे 8 या 9 या 10 घंटे कर सकते हो। बाकी अगर 7 8 घंटे से नीचे आपको बिल्कुल नहीं सोना है। अगर आप देखिए, इससे होता क्या है, देखिए प्रॉपर लैक ऑफ स्लीपिंग से क्या होता है, अगर आप सोएंगे नहीं अच्छे से तो आपका नेक्स्ट टाइम पे जब जिस एग्जाम को आप याद किया आपने पूरी साल भर, जिसके लिए आपने प्रिपरेशन किया है, तो उस चीज को आप रिकॉल नहीं कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। और एग्जाम से एक दिन पहले तो आपको 9 या 10 घंटे सोना चाहिए अच्छे से। आपको माइंड रिलैक्स रखना है, आपको वहां पे 3 घंटे जाके लिखना है। तो इस वजह से माइंड को जितना फ्रेश काम करोगे अगले दिन ले जाके, उतना ही आपके लिए अच्छे से आप चीजें रिकॉल कर पाओगे पूरे साल भर की जो आपने याद की है। तो इस वजह से लैक ऑफ स्लीपिंग की वजह से वो चीज नहीं हो पाएगी। 3 घंटे आप ऊंघोगे, वहां पे जाके आपको याद नहीं होगी अच्छे से, चीजें वापस से याद भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस वजह से आपको माइंड को रिलैक्स करना है। तीसरा जो चीज होती है, जो मैंने ज्यादातर देखी है, मैंने इंग्लिश के टाइम पे भी बच्चों को देखा है, मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, जैसे आपको पेपर टफ लग रहा है, टफ लग रहा है और आपको लगा कि मेरे से 4 टफ है, यहाँ पर मॉडरेट है, आपको लग रहा है मेरे से, मैंने जो पढ़ा है वो नहीं आया है, तो आपको टफ लगेगा ही। तो इस वजह से वहां पे कई बच्चे क्या ओवर थिंकिंग कर जाते हैं कि अब मेरा क्या होने वाला है, सारी साल की मेहनत खराब हो गई। तो वहां पे आपको इस चीज से निजात पाने के लिए आपको क्या करना है, आप एक साथ पेपर कभी पूरा नहीं पढ़े, एक साथ पेपर नहीं पढ़े। इस चीज को जरूर करके देखिए, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। एक साथ पेपर नहीं पढ़ने की ट्राई करें। आप इजी गोइंग वे में जा सकते हो, जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए, तीसरे पे आ जाइए, तीसरा आ रहा है तो उसे कर दीजिए। तो इस तरह से क्या है, आपका माइंड है ना, एकदम से डिफरेंशिएट नहीं होगा, हर जगह नहीं भागेगा, एक जगह कंसंट्रेट होकर चलेगा और आपको आता चला जाएगा। तो जैसे ही जैसे करते चले जाओगे वैसे आपको कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। हम क्या करते हैं, आप बच्चे क्या करते हो, एकदम से जाते हो पेपर देख लेते हो, तो वहां पे आपको लगता है 5 6 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आपको एकदम से हुआ लगता है और आपका बीपी एकदम से हाई हो जाता है, कईयों का लो हो जाता है, नोजिया हो रहा है। तो इस वजह से चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, कि आपको कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है। नई चीजें यानी कि नई बुक्स, जो आपने बुक्स हैं या फिर नोट्स हैं या पर आपके सॉल्व पेपर हैं, कोई भी दोस्त ने बोल दिया ये सॉल्व पेपर बहुत अच्छे हैं, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं,
अगर आपने नहीं पढ़ा है पीछे पूरे साल भर तो उसे हाथ मत लगाइए। जो आपने चीजें पढ़ी हैं केवल उसी को वापस से रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो कोई चीज नई चीज पढ़ने से अच्छा है आपने जो पुरानी चीजें पढ़ी हैं उसे बार बार पढ़ी, वो ज्यादा आपके लिए कारगर साबित होगा। तो पेपर टाइम पे जैसे गैप पड़ रहा है 5 या 6 दिन का, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, कोई भी नई चीजें नहीं पढ़नी है, जो आपने पढ़ी हुई है वही सोर्स, जो बुक्स का सोर्स है वो ही रखना है आपको, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है इस टाइम पे, देखिए आपको 5-6 चीजें जो करनी है 5 या 6 दिन का, जैसे मान लीजिए आपको कोई नेक्स्ट एग्जाम में गैप मिल गया, तो उस गैप के टाइम पे एक चीज कर सकते हो। आप क्या करोगे, आप 5 साल अगर नहीं तो 3 साल के सॉल्व पेपर को करो, सॉल्व पेपर को करो, साथ में ही सॉल्व पेपर को एनालिसिस करो कि कितने क्वेश्चन हैं जो मोस्टली वहां से पूछे जा रहे हैं, बड़े क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, सॉल्व करके अपने लमसम 20 से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो कवर कर जाएं, आपके मोस्टली 70 से 80% क्वेश्चन को कवर कर जाएं, तो उससे ऐसे 20 क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाइए और उन्हीं पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। सारी बुक आप नहीं पढ़ पाएंगे, इस वजह से ये चीज आप करके देखिएगा। अगली चीज आप जो कर सकते हैं नेक्स्ट, जिस दिन आपका जो एग्जाम हो उस दिन, जैसे मान लीजिए आपसे जिस टाइम पे आप एग्जाम रिटन कर रहे हो, लिख रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता है तो आप उसे पूरा खाली मत छोड़िए, ब्लैंक मत कीजिए, ठीक है। आप उससे संबंधित कोई भी चीज लिख सकते हो, जैसे हम आपको मान लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की समीकरण की व्युत्पत्ति पूछी जाए, ठीक है, लेकिन आपको व्युत्पत्ति पूछिए, थोड़ा बहुत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आता है, उसकी हिस्ट्री के बारे में आता है, तो उससे संबंधित चीजें बता सकते हो। अब यहाँ पे आपको तुक्का नहीं मानना है, फालतू की चीजें नहीं लिखनी है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर वो सारी चीजें चेक करता है, लेकिन आप अगर उससे संबंधित कुछ चीजें लिखोगे तो ऑब्वियसली आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा, आप आंसर राइटिंग में मैंने ज्यादातर निबंधात्मक में देखा है बच्चे किस तरह से लिख देते हैं, ऐसे लिखते चले जाते हैं, तो इस तरह लिखने की बजाय उसे पॉइंट वाइज लिखने की ट्राई करें, पॉइंट टू पॉइंट लिखने की ट्राई करें। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आ गया है कि वाटर पॉल्यूशन के बारे में बताइए, तो उसमें आपको सिस्टमेटिक तरीके से इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्यों हो रहा है, इसके कारण क्या है, और कारणों को फिर पॉइंट टू पॉइंट इस तरह से लिखिए। फिर निवारण बताइए, वो भी पॉइंट टू पॉइंट इस तरह से निवारण बताइए। ये सारी चीजें कर सकते हो आप, जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दूसरा, एग्जाम्स होते ही नो डिस्कशन बिटवीन योर फ्रेंड्स, एग्जाम जैसे ही कंप्लीट हो गया उसके तुरंत बाद आप उस चीज को भूल जाइए, उस एग्जाम को भूल जाइए, अपने नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो कोई भी डिस्कशन जो ग्रुप्स में पढ़ते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, अभी प्लीज कोई ग्रुप स्टडी नहीं करें, इस वजह से आप सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। दूसरा बात करें, जैसे मान लीजिए आपके लग रहा है कोई टॉपिक कमजोर है, तो उस चीज के लिए आप ऑनलाइन चीजों का यूज कर सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, या फिर आपको कोई भाई जानता है उससे। बाकी इस टाइम पे थोड़ा सा आप स्ट्रीमिंग टाइम है जो ऑनलाइन वगैरह यूज करते हैं, जो बच्चे ज्यादा मूवीज वगैरह देखते हैं, उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं बिल्कुल। आप देखिए आपकी जो पहले रूटीन लाइफ चल रही थी उसी तरह से आप यहाँ पे कंजर्वेटिव होके सारी चीजों को कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि एकदम से रूम में बैठ के बंद होके पढ़ने लग रहे हैं, 10-10 12 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 12th एग्जाम है, अगर आप मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि आप 50% ले आएंगे, 45% लेके थर्ड डिवीजन पास हो जाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा आपके लिए, आप 12th क्लास में अभी आपके लिए परसेंटेज मैटर करती है, लेकिन आप 1 या 2 साल बाद जब कॉलेज लाइफ पार कर लाएंगे उस टाइम पे आपको एक जॉब मैटर करेगी, और एक आपका एस्पिरेशन, कोई सा भी एग्जाम जो निकल जाए जिससे आपको जॉब सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, वो चीज वहां पे माइंड करने लग जाएंगे। फिर आपको 1%, मैं अपने एक्सपीरियंस ये चीज बता रहा हूँ, आपको 1% कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आपकी 12th में कितने परसेंट बनी है। अगर हम मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकालते हैं, तो वहां पे आपका कोई फ्रेंड आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि कितनी परसेंट बनी है, तो ये चीज ध्यान रखें। थैंक्स।